अगर आज सिर्फ 3 दिन लगातार बारिश हो जाए, तो हमारे बड़े बड़े शहर घुटनों तक पानी में डूब जाते हैं। नालियां उल्टी बहने लगती हैं, सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। पूरा सिस्टम जवाब दे देता है और हम इसे प्राकृतिक आपदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास आज सबसे उन्नत तकनीक है, भारी मशीनें हैं, मोटर हैं, पंप हैं, कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। फिर भी हम पानी को संभाल नहीं पाते। अब जरा सोचिए, आज से 5,000 साल पहले, जब न मोटर थी, न पंप, न सीमेंट, न मशीनें, न बिजली और न ही कोई आधुनिक उपकरण, तब एक ऐसी सभ्यता थी जिसने पानी को दुश्मन नहीं, बल्कि एक गणित की तरह समझा। उसे रोका नहीं, उससे लड़ा नहीं, बल्कि उसे रास्ता दिया। ये कहानी है उस समझ की, उस अनुशासन की और उस सोच की जो हमसे बहुत पहले पैदा हुई, लेकिन सोच में हमसे बहुत आगे थी। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा आंखें बंद करिए और उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी कबीलाई जीवन जी रहा था, झोपड़ियों में रहता था और प्रकृति से डरता था। उसी समय सिंधु और घग्गर हाकरा नदियों के किनारे एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसने पहली बार भीड़ नहीं, बल्कि शहर की कल्पना की। यहीं से भारत के नगरीय इतिहास की असली शुरुआत होती है। ये कोई छोटा या बिखरा हुआ समाज नहीं था, बल्कि लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध सभ्यता थी। आज जब हम किसी शहर को प्लैन्ड सिटी कहते हैं, तो असल में हम अनजाने में उसी सोच की बात कर रहे होते हैं जो सिंधु घाटी के लोगों ने 5,000 साल पहले अपनाई थी। आप चाहे हड़प्पा जाएं, चाहे मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल, हर जगह आपको एक अजीब सी समानता दिखाई देगी। ईंटों का आकार लगभग एक जैसा, सड़कों की चौड़ाई लगभग समान, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई और पूरा शहर जैसे किसी अदृश्य नियम के तहत बना हो। सवाल उठता है कि बिना नक्शे, बिना सैटेलाइट और बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी बड़ी सभ्यता में ये एक रूपता कैसे संभव थी? इसका जवाब छिपा है उस सोच में जिसे आज हम स्टैंडर्डाइजेशन और सिस्टम कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक सोचते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इन लोगों के लिए असली सभ्यता ऊंची इमारतों या भव्य महलों से नहीं मापी जाती थी, बल्कि साफ सफाई और स्वास्थ्य से मापी जाती थी। यही कारण है कि उन्होंने हर घर को नालियों से जोड़ा, नालियों को ढका और पूरे शहर के नीचे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी चुनौती देता है। हर गली के नीचे पक्की नालियां, हर मोड़ पर सफाई की व्यवस्था और हर घर से निकलने वाला पानी एक तय रास्ते से शहर के बाहर जाता था। सिंधु घाटी के लोग ये अच्छी तरह समझते थे कि बीमारी तलवार से नहीं, गंदगी से फैलती है और शायद यही वजह थी कि उनका समाज लंबे समय तक स्थिर और स्वस्थ रहा। इसी सोच का सबसे अद्भुत उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार में मिलता है। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि अनुशासन, सामूहिकता और संभवतः सामाजिक या आध्यात्मिक शुद्धि का केंद्र थी। पानी को रिसने से रोकने के लिए जिप्सम और बिटुमेन की परतें लगाई गई थीं, जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती हैं। ये साफ दिखाता है कि ये लोग केवल निर्माण करना नहीं जानते थे, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला निर्माण करना जानते थे। अब कहानी यहाँ एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इतनी उन्नत सभ्यता में हमें न तो कोई भव्य राजमहल मिलता है, न कोई विशाल मंदिर, न ही किसी देव राजा की मूर्ति। इससे ये संकेत मिलता है कि ये समाज शायद सत्ता के दिखावे से नहीं, बल्कि नियमों और सहमति से चलता था। संभव है कि ये मानव इतिहास के शुरुआती शांतिपूर्ण और तुलनात्मक रूप से समान समाजों में से एक रहा हो, जहां ताकत तलवार में नहीं, व्यवस्था में थी। कला और आत्मविश्वास की झलक हमें उस छोटी सी कांस्य नर्तकी की मूर्ति में मिलती है। उसका एक हाथ कमर पर है, थोड़ी ऊपर है और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। ये मूर्ति हमें बताती है कि ये समाज डर से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अभिव्यक्ति से जीता था।
महिलाएं यहाँ केवल मौजूद नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा थीं। लेकिन सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शहर बनाना और कला रचना ही नहीं जानते थे, वे दुनिया से जुड़ना भी जानते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है लोथल का बंदरगाह, जहां से जहाज मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक जाते थे। विदेशी ग्रंथ इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। इसका मतलब साफ है, भारत उस समय दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि एक वैश्विक व्यापार नेटवर्क का सक्रिय केंद्र था। धर्म और आध्यात्म की बात करें तो यहाँ कोई कठोर धार्मिक ढांचा नहीं दिखता। पशुपति मुहर, योग मुद्रा और प्रकृति पूजा ये संकेत देती है कि ये सभ्यता संतुलन में विश्वास करती थी। शरीर, मन और प्रकृति के बीच संतुलन। योग और ध्यान कोई अचानक पैदा हुई परंपरा नहीं है, बल्कि इस सभ्यता की गहरी सोच का परिणाम है। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक शांत लेकिन गहरा अंत है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद नदियों ने अपना रास्ता बदला, जलवायु में परिवर्तन आया, बारिश का पैटर्न बदला, खेती प्रभावित हुई और धीरे धीरे शहर खाली होने लगे। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई अचानक विनाश नहीं हुआ। ये एक धीमी चेतावनी थी, प्रकृति की ओर से। लोग शहर छोड़कर छोटे इलाकों की ओर बढ़ने लगे। सभ्यता टूटी नहीं, वो खिसक गई। लोग गंगा के मैदानों की ओर गए, दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर बढ़े और अपने साथ ले गए वही सोच, वही अनुशासन और वही संस्कृति। आज जब हम नमस्ते करते हैं, पानी को पवित्र मानते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं या शहरों की योजना पर बहस करते हैं, तो अनजाने में हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को जी रहे होते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई मरी हुई कहानी नहीं है जो किताबों में दबी हो, बल्कि वो आज भी हमारे भीतर जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने तकनीक तो आगे बढ़ा ली, लेकिन समझ कहीं पीछे छोड़ दी। अगर भविष्य के शहर सच में सुरक्षित और टिकाऊ बनाने हैं, तो हमें भविष्य की नहीं, अतीत की ओर देखना होगा, क्योंकि भारत ने एक बार दुनिया को शहर बनाना सिखाया था।